नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ हम आपको दिखाएंगे। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और मेरे साथ है मेहमान सवाले। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको सबसे पहले दे दें। दिल्ली में एक ट्रक ने एक ही परिवार के 3 लोगों की जान ले ली। कालिंदी कुंज इलाके में ट्रक ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मारी, जिसमें बाइक पर सवार पति पत्नी और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल हो गए। तो कालिंदी कुंज में यह घटना घटी है, जहां पर ट्रक ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मारी, जिसमें बाइक पर सवार पति पत्नी और एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे इसमें घायल हो गए। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। बहुत ही दर्दनाक ये हादसा, और इस हादसे ने एक ही परिवार के 3 लोगों की जान ले ली। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कांग्रेस ने किरण रिजिजू के खिलाफ फेक ऑडियो टेप भी जारी किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अरुणाचल प्रदेश में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ है और इसमें किरण रिजिजू और उनके जानकार शामिल हैं। कांग्रेस ने किरण रिजिजू के खिलाफ 28 मिनट का एक ऑडियो टेप भी जारी किया है। और इसीलिए सच सामने आए, सच्चाई सामने आए, इसकी जांच होनी चाहिए। और जब तक जांच ना हो जाए, मंत्री जी किरण रिजिजू जी को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं, उन्हें अपने पद से पद मुक्त करना चाहिए। इससे पहले किरण रिजिजू ने जब पत्रकारों से सवाल पूछा तो वो भड़क गए। To help your own people is corruption। आपने लेटर नहीं लिखा? अभी चिट्ठी लिखेंगे। आपने लिखा था लेटर? ये जो ये न्यूज प्लान कर रहे हैं ना, हमारे वहाँ आएंगे तो सब जूते खाएंगे। लोगों का सेवा करना करप्शन होता है क्या? वो कोई विषय नहीं है। किसी ने बदमाशी जरूर किया होगा, उसको हम लोग सीरियसली लेते नहीं है। आपने लेटर लिखा था? लेटर तो हमारे लोगों को कष्ट होगा तो हम तो लिखेंगे ना। हमारे लोगों को अगर पेमेंट नहीं मिल रहा है तो मुझे तो कहना ही है। किरण रिजिजू पर 4 नवंबर 2015 को अपने भाई के पक्ष में ऊर्जा मंत्रालय को चिट्ठी लिखने का आरोप है। आरोप है कि भाई का पैसा रिलीज करवाने के लिए रिजिजू ने ऊर्जा मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी। विजिलेंस रिपोर्ट में नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन में भ्रष्टाचार के मामले में रिजिजू पर आरोप लगे हैं। किरण रिजिजू के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करने वाले सतीश वर्मा गुजरात कैडर के IPS अधिकारी हैं। सतीश वर्मा इशरत जहां फेक एनकाउंटर मामले की जांच भी कर चुके हैं। नोटों के हेराफेरी के मामले का सामने आना जारी है। बेंगलुरु में RBI के एक कर्मचारी को हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। CBI ने बेंगलुरु में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर स्पेशल असिस्टेंट के माइकल को गिरफ्तार किया है। माइकल को 1 करोड़ 51 लाख रुपए के नोट बदलने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। माइकल के अलावा 2 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 10 दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 17 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो इस दिशा में पूरे रूप से सतर्क हैं और जो भी इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, हर एक को इस परिस्थिति में पकड़ा जाएगा और फिर कानून अपना काम करेगा। बेंगलुरु में ही परिवर्तन निदेशालय ने 93 लाख रुपए की नई करेंसी जब्त की है। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बेंगलुरु के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से पिछले 24 घंटों के दौरान करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं। वडोदरा में पुलिस ने करीब 20 लाख रुपए जब्त किए हैं, जिनमें से 13 लाख रुपए नई करेंसी में हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट से करीब 15 लाख रुपए जब्त किए गए हैं, जिनमें से 14 लाख नई करेंसी में हैं। मुंबई से सटे ठाणे में पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए की नई करेंसी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुवाहाटी में एक कारोबारी के घर से पुलिस ने 1 करोड़ 55 लाख रुपए बरामद किए हैं। नोटबंदी के बाद CISF ने देश के 10 बड़े हवाई अड्डों से 60 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद और 245 किलो सोना जब्त किया है। 3 दिनों की छुट्टी के बाद आज बैंक खुले। बैंक और ATM के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी। 3 दिन की छुट्टी के बाद बैंक खुलने से पहले ही लोग बैंक और ATM के बाहर जमा हो गए। दिल्ली के वसंत विहार में SBI, ICICI और सिंडिकेट बैंक के बाहर सैकड़ों लोग सुबह से ही जमा हो गए और अपनी बारी आने का इंतजार करते रहे। लखनऊ के विधानसभा मार्ग स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाहर भी सुबह से ही लोग जमा होने लगे। मुंबई में भी बैंकों के बाहर कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। 3 दिन की छुट्टी के बाद जैसे ही मुंबई में बैंक खुले हैं, लोगों की कतार बैंक के बाहर एक बार फिर देखने मिल रही है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है नोटबंदी को, लेकिन लोग अभी भी अपने पैसे निकालने और डिपॉजिट के लिए लाइनों में घंटों खड़े रह रहे हैं। 9 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोट बंद हुए। आज नोटबंदी का 35वां दिन है।
6 दिसंबर तक 500 और 1000 के 11.5 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट या तो बैंक में जमा कराए जा चुके हैं या बदलवाए जा चुके हैं। 6 दिसंबर तक 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के नए नोट जारी किए गए हैं। 30 दिसंबर तक लोग पुराने नोट बैंक में जमा करा सकते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी आज दिल्ली के कनॉट प्लेस और संसद मार्ग के कुछ एटीएम का दौरा किया और एटीएम के बाहर मौजूद लोगों से बात भी की। आज से प्लास्टिक मनी और डिजिटल पेमेंट के जरिए पेट्रोल डीजल लेना सस्ता हो गया है। कार्ड के जरिए पेट्रोल पंप पर भुगतान करने पर 0.75% की छूट मिलेगी, यानी 2000 रुपए का पेट्रोल या डीजल भरवाने पर 15 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल पर 49 पैसे की छूट मिलेगी, जबकि डीजल पर 41 पैसे प्रति लीटर की छूट मिलेगी। बहुत बढ़िया लग रहा है साहब, डिस्काउंट मिलेगा, प्लस कैशलेस हो रहा है धीरे धीरे। हमारा जो यूरोपियन कंट्रीज के फॉलो हम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है उससे। मैं तो फिलहाल कैश कर रहा हूँ, लेकिन कार्ड भी यूज करता हूँ। हाँ मुझे पता है कैशबैक मिलने वाला है। सिस्टम अच्छा है, ये बेनिफिट आ रहा है 75 पैसे का, वो भी हमारे लिए फायदा है, तो हमें काफी अच्छा लगा उसका। वैसे तो बहुत अच्छा है, पर अभी सभी लोग तो एकदम से नहीं कर पाएंगे ये चालू, और अगर ये कर दिया जाए तो भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। कार्ड के जरिए पेट्रोल या डीजल लेने पर डिस्काउंट तुरंत नहीं मिलेगा। डिस्काउंट की रकम 3 दिन के अंदर कैशबैक के रूप में खाते में ट्रांसफर होगी। क्रेडिट या डेबिट कार्ड के अलावा ई वॉलेट या मोबाइल वॉलेट के जरिए भुगतान करने पर भी ये छूट मिलेगी। ऑनलाइन लेन देन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले हफ्ते इस छूट का ऐलान किया था। संसद पर हमले की आज 15वीं बरसी है। पीएम मोदी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज सुबह संसद भवन में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पीएम मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, वित्त मंत्री अरुण जेटली, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत कई बड़े नेता पहुंचे। सभी ने शहीदों को फूलमाला अर्पित की। इसके बाद दिल्ली पुलिस के जवानों ने पारंपरिक अंदाज में शहीदों को नमन किया। श्रद्धांजलि के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 2001 में संसद पर हुए हमले में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को सलाम। उनकी बहादुरी कभी भी भुलाई नहीं जा सकेगी। देश की सबसे बड़ी पंचायत है ये पार्लियामेंट, और उसकी सुरक्षा में उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। इसलिए आज उनका उस दिन को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 13 दिसंबर 2001 को जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया। हमले के वक्त तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत करीब 100 सांसद संसद भवन के भीतर मौजूद थे। हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, संसद के 2 सुरक्षाकर्मी, सीआरपीएफ की 1 महिला कांस्टेबल और 1 माली की मौत हुई थी। करीब 1 घंटे तक चली मुठभेड़ में 5 आतंकियों को संसद के बाहर ही मार डाला गया। संसद हमले की साजिश में शामिल अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को फांसी दे दी गई थी। हालांकि जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर अब भी आजाद है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री एस अहलूवालिया ने विपक्ष को शहीदों से सीख लेने की नसीहत दी है। संसद के हमले पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, विपक्ष की नहीं। इस पर एस अहलूवालिया ने जवाब दिया, कहा कि शहीदों ने संसद के लिए अपनी जान की आहुति दी, तो क्या विपक्ष देश की भलाई के लिए संसद में शांति से कामकाज नहीं कर सकता? गवर्नमेंट नहीं चला सकता तो हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम लोग तो चाहिए जो पार्लियामेंट चलना चाहिए, 100% पार्लियामेंट को चलना चाहिए। ऑपोजिशन तो रेडी है, लोकसभा में रेडी है, तृणमूल रेडी है, कांग्रेस रेडी है, सब ऑपोजिशन पार्टी रेडी है। आओ शुरू करें डिबेट कल 11 बजे। आज तो शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आए हैं, और आकर यहाँ से भी कुछ सीखना चाहिए। नहीं, इस तरह की बातों का जवाब देना भी मैं ठीक नहीं मानता, और इस तरह की तुलना करना बेतुका है। इसका क्या जवाब दूं? 16 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी। हंगामे की वजह से अब तक संसद के दोनों सदनों में कामकाज नहीं हो सका है। हंगामे की वजह से अब तक कुल 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कामकाज नहीं होने की वजह से लोकसभा में करीब 125 करोड़ और राज्यसभा में करीब 75 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। 4 दिन की छुट्टी के बाद कल संसद की कार्यवाही फिर से शुरू होगी, लेकिन अब शीतकालीन सत्र में सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा।